हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को राधे राधे। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि संविधान। देखिए, हमारे पॉलिटिक्स में एक चैप्टर है संविधान सभा। पहला मतलब इस पॉलिटिक्स का हम शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। और आज की दोस्तों क्लास में पहली क्लास शुरू होने जा रही है संविधान की। मतलब संविधान की पूरी व्याख्या समझिए, उसके पूरे प्रारूप, उसके चर्चा जो है, उसका इंट्रोडक्शन, संविधान का इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे। तो यहीं से हमारा संविधान शुरू होता है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, चाहे सी टेट, यूपी टेट, पेट, सी टेट और यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम का तैयारी करिए, उसमें पॉलिटिक्स 5 नंबर 10 नंबर का कन्फर्म है कि पूछता है। तो एकदम बेसिक से हमको नॉलेज होना चाहिए। और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, देखिए संविधान सभा जो कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ, तो हम पहले यह जान लें कि विश्व में, हमारा पहले तो विश्व है, फिर इंडिया का नंबर आता है। तो मतलब कि विश्व में सबसे पहले संविधान कहाँ पे बना था? तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका में बना था। इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉइंट बना के नोट करिए कि विश्व में सबसे पहले संविधान, विश्व में सबसे पहले संविधान, सबसे पहले संविधान, सबसे पहले संविधान कहाँ पे बना था? तो अमेरिका में बना था, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका में बना था। मतलब कि सबसे पहले संविधान किसका था? तो अमेरिका में बना था, अमेरिका का था। ठीक, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान की। फिर इसके बाद अब भारत के भी संविधान की बात आती है। तो भारत के संविधान देखिए दोस्तों, एक सन है 1895 ईस्वी, 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे, मांग किए थे, अप्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे। ठीक, देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे कभी पूछ सकता है अभी कि सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब कि कोई लिखित सम्मेलन नहीं होना चाहिए, या कुछ बस मुंह से होता है ना, मौखिक जो लोग बोलते हैं उसको बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बस मान लीजिए कि उस समय जो भी रहे होंगे सरकार में, उनसे उन्होंने मौखिक रूप से बात किया कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारे पास संविधान की सुरक्षा होनी चाहिए। तो वो इसी बात को बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कहीं पे कोई प्रमाण उस समय नहीं था, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसको ये देखिए। फिर आगे आता है, अगला डेट है एक 1922, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने एक, उनकी उस समय पत्रिका चलती थी यंग इंडिया दोस्तों। ठीक, उसी पत्रिका में उन्होंने बोला कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने बोला था। तो 1922 ईस्वी में, इसको भी नोट कर लीजिए, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, भारत का संविधान, भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उनकी इच्छा, भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, होना चाहिए।
देखिए क्या हुआ। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि पूछेगा कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, यह वाक्य किसने बोला था? तो यह वाक्य महात्मा गांधी जी ने कहा था, उस समय बोले थे। अब बात करते हैं, एक उस समय उनकी पत्रिका चलती थी, कौन सी पत्रिका, उसको भी नोट कर लीजिए। उसी पत्रिका में इन्होंने यह बात बोला था। पत्रिका थी उनकी यंग इंडिया, महात्मा गांधी की पुस्तक या पत्रिका थी यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पत्रिका में उन्होंने इस बात को रखा। क्या रखा बात को? कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये बात 1932 में आते हैं। आगे आते हैं हम लोग, फिर इसी तरह बात चलती रहती है। फिर 1934 ईस्वी में, 1934 में क्या घटना घटती है? तो 1934 ईस्वी में जो हमारे भारतीय थे, भारतीयों के अनुसार इसकी पहली मांग की गई। अब वो कहाँ पे मांग की गई थी? तो वह मांग रांची में की थी, कई की गई थी। फिर और कौन किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था दोस्तों। तो उसको नोट कर लीजिएगा। 1934 ईस्वी में भारतीयों के अनुसार, देखिए नोट्स थोड़ा शार्ट में बनाइएगा दोस्तों, अपने अनुसार बनाइएगा, जैसे आपको समझ में चीजें आए उस हिसाब से भी बना लीजिएगा। तो इसको नोट करिएगा कि 1934 ईस्वी में भारतीयों के अनुसार, 1934 ईस्वी में भारतीयों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार क्या हुआ था? भारतीयों के अनुसार स्वराज, इसका संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई। संविधान सभा का, संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई, प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई, प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई, प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई। फिर अब बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पे मांग की गई थी? तो यह पहली बार, सबसे पहली बार कहाँ पे की गई थी? तो मांग रांची में की गई, रांची में। और कौन किया था? तो स्वराज पार्टी ने। कौन के आगे लिख लीजिए, जैसे मतलब कि कौन किया? तो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी द्वारा इसकी मांग की गई थी। ठीक, स्वराज, देखिए स्वराज क्वेश्चन अब ये पूछ सकता है कि सबसे पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी के द्वारा इसकी प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई थी। और यहाँ फर्स्ट लाइन में देखिए हम लिखवा चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मांग किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रत्यक्ष रूप से मांग किया था। और प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने किया? तो स्वराज पार्टी में की थी। और कहाँ की थी पहली मांग? रांची में की गई थी। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसी समय वर्ष 1934 में ही, वर्ष 1934 में ही संविधान सभा के बनने का विचार, मतलब कि जो भाई अब संविधान सभा का तो यहाँ मांग की गई। अब बात है कि कैसे बनेगा, क्या चीज संविधान में होगा, क्या 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 उल्लिखित होगा। तो एक समय 1901 लोग थे उस समय, एक हमारे संविधान सभा में देश में 1934 में एक यमन राव, माधवेंद्र राव जी ने इसका विचार दिया। तो नोट कर लीजिए कि 1934 ईस्वी में संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार कौन दिया था? संविधान सभा का विचार एमएन राव, एमएन राव, इनका पूरा नाम नोट कर लीजिए, मानवेंद्र राव, मानवेंद्र राव। ठीक, एमएन राव ने मतलब कि उसका विचार दिया था। किसका विचार दिया? संविधान सभा का विचार एमएन राव ने दिया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए क्या हो गया, 1934 में ही संविधान सभा का विचार एमएन राव, माधवेंद्र राव इनका नाम, पूरा नाम है, इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया कि क्या क्या होना चाहिए। इतना जानकारी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग अगली घटना देखिए घटती है 1940 में। अब तो यह 1934 तक था कि हमारा एमएन राव जो थे, माधवेंद्र राव, उन्होंने विचार दिया था। संविधान सभा के गठन होने का विचार किसने दिया? एमएन राव ने दिया। फिर अब आगे घटना घटती है 1940 में, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1940 में कौन सी घटना घटती है? तो 1940 में हमारा क्या अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक, अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि जैसे भारत के लिए भारत का एक संविधान होना चाहिए, वो मांग किए थे। तो जो उस समय ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो उस समय क्या बोले कि इस संविधान में खाली भारतीय होंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया 1940 में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 1942। अगली घटना होती है 1942 में। ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दोस्तों संविधान के। तो 1942 में क्या घटना घटती है कि 1942 में एक प्रस्ताव भेजता है, एक मिशन भेजा जाता है, जिस प्रस्ताव का नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आता है। इस प्रस्ताव में एक इसका हेड थे, अध्यक्ष थे। इसके हेड कौन थे? तो इसके सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। सर स्टेफर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? हेड थे इस प्रस्ताव में। देखिए ये प्रस्ताव सब क्यों आ रहे हैं? हमारे संविधान सभा के गठन के लिए बात हो रही है कि हमारा संविधान बने। तो इस प्रस्ताव में भी नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बनता है? उसका रीजन जानिए दोस्तों। क्योंकि देखिए ये घटना कब की है? 1942 की। तो उस समय हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। देखिए क्या, इसको थोड़ा सा नोट बना के लिखिएगा, एक नोट बना लीजिएगा कि अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए? तो 2 विश्व युद्ध हुए हैं। तो हम दोनों के बारे में पहले थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ये कब से कब तक चला था? तो ये 1914 से 1918 तक चला था। फिर अगला सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, यह चला था 1939 से लेके 1945 तक। 1939 से लेके 1945 तक ये चला था। 1939 से लेके 1945 तक चला था। अब देखिए इसको नोट बना के थोड़ा इसको इस तरह से बॉक्स में कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको अगर ये कभी कभी तो ये भी डायरेक्ट पूछ देता है कि अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं? तो 2 विश्व युद्ध हुए, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब चला था? 1914 से 1918 तक चला था। सेकेंड 1939 से 1945 तक चला था। तो यह घटना जो आई थी 1942 का, यह क्रिप्स प्रस्ताव की नाम था इसका। उस समय प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव था। तो उस समय क्या हुआ कि संविधान उस समय भी नहीं पास हो पाया है। क्यों नहीं बन पारित होने पाया? क्योंकि जब वो क्रिप्स प्रस्ताव आया तो उस समय अंग्रेज क्या थे, जो युद्ध हो रहा था उस समय बोले थे सब कि अंग्रेज बोले कि युद्ध के बाद आपके प्रस्ताव को हम लोग स्वीकारा जाएगा, आपके प्रस्ताव पे बात होगी। तो ये बताइए कि जब वो उस समय क्या, तो भाई इंडिया वाले भी, भारतीय भी चालाक थे, ये सब भी कहे कि ये बताइए कि अभी तो 1942 में हमारा वर्ल्ड वार चल रहा है, ये पता नहीं कब युद्ध खत्म होगा, कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, तो इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है। तो इसका मतलब कि न तो युद्ध खत्म होगा, ना हमारे संविधान की बात होगी, हम लोग बस इसी तरह उलझे रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात को लेके उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उसी समय चाहिए। मतलब जब ये 1942 का एक प्रस्ताव है, युद्ध के दौरान ही मांग रहे थे भारतीय, इसलिए ये प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया। तो इसको नोट कर लीजिए कि क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीय संविधान का पारित नहीं हो पाया। मतलब संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया, का गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज जो बोले थे वो सब बोले थे कि भारतीयों ये संविधान युद्ध के बाद आपका प्रस्ताव देखा जाएगा, लेकिन भारतीय युद्ध के दौरान ही मांग रहे थे, नहीं हुआ। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अंग्रेज बोले युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद आपका प्रस्ताव
पास हो जाएगा। युद्ध का प्रस्ताव मतलब कि आपका प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन भारतीय उसी समय मांग रहे थे। लेकिन भारतीय उसी समय मांग रहे थे। ठीक, देखिए ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों हम बस आपको समझने के लिए बताए। ठीक, आप अपने दिमाग में इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, या आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको भी जानकारी होना चाहिए कि क्रिप्स प्रस्ताव में हमारा संविधान सभा का गठन क्यों नहीं हो पाया, या संविधान सभा का प्रस्ताव क्यों नहीं पास हो पाया, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ये डेट याद रहेगा तो आप इसको बना ले जाएंगे, लिख सकते हैं अगर रिटर्न लिखना होगा तो। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, तो 1942 में हमारा प्रस्ताव आया, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो अंग्रेज बोले कि आपके संविधान का हम प्रस्ताव को पास किया जाएगा, पारित होगा, इस पर बात होगी, लेकिन कब होगी? युद्ध के बाद होगी। इसी बात को लेके भारतीय नाराज हो गए कि जब युद्ध कभी तो पता नहीं कब तक चलेगा, इसका कोई बात गारंटी नहीं है, तो हमारा भी संविधान का कोई गारंटी नहीं कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी को लेके यह प्रस्ताव में हमारा संविधान नहीं पास हो पाया। इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे बात चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, देखिए क्रिप्स प्रस्ताव पे हम बात कर रहे थे कि अभी क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसको अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसी में आप नोट बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट दे के लिखिएगा दोस्तों, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रस्ताव को गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी, आइए अभी बताते हैं। पहले नोट करिए, इसी प्रस्ताव को गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक की संज्ञा दी, मतलब कि उपाधि दी। क्यों दी? देखिए दिवालिया बैंक का चेक, इसको अंडरलाइन करके बॉक्स में कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दिवालिया बैंक का चेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चेक जो कि जिस बैंक का दिया जा रहा है वह बैंक ही दिवालिया हो चुका है, भाग चुका है, वो बैंक ही डूब चुका हुआ है। क्यों इसका बात को लगा? क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में ही बात हुई थी कि अंग्रेजों ने बोले थे कि जब हमारा वर्ल्ड वार चल रहा था, जब वो युद्ध खत्म होगा, विश्व युद्ध खत्म होगा, तब आपके संविधान की बात की जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भारतीय उसी समय मांग रहे थे, युद्ध के दौरान ही 1942 में यह प्रस्ताव आया, और 1939 से 1945 तक हमारा क्रिप्स प्रस्ताव चला था। तो इस केस को लेके, इस बात को लेके यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। भाई हमारा संविधान मतलब कि यह युद्ध कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो न तो यह युद्ध खत्म होगा, न तो हम लोगों का संविधान बनेगा। तो इसीलिए इस बैंक को, इस प्रस्ताव को गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक की संज्ञा दी। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि किस बैंक के मतलब किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक की संज्ञा दी जाती है, तो यह क्रिप्स प्रस्ताव को दी जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन। इसके बाद देखिए घटना क्या होती है, कैबिनेट मिशन आता है भारत में। कैबिनेट मिशन कब आता है? तो यह आता है 1946 में। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है और 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आता है। इसमें भी 3 लोग इसमें थे, 3 लोग थे जो कि एक हेड थे हमारे। इस प्रस्ताव में 3 लोग मुख्य थे। तो एक पहले हेड जो थे उनका नाम लिखते हैं हम लोग, अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गए। फिर इसके बाद फर्स्ट व्यक्ति ये तो हो गए। फिर सेकंड नंबर पे कौन थे? तो सेकंड नंबर पे स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। देखिए दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, सब जानकारी आपको बता देते हैं जितने इससे संबंधित जानकारी है। और थर्ड नंबर के एक व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर।
तीन लोग इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से थे। एबी अलेक्जेंडर, ठीक, एबी अलेक्जेंडर, तीन लोग प्रस्ताव में इस मिशन में थे, कैबिनेट मिशन में। अब हम लोग अब यहीं से संविधान की बात, अब देखिए युद्ध भी खत्म हो चुका, अब संविधान की बात यहीं से संविधान सभा का गठन होना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि इसमें मतलब कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, मतलब 389 सदस्य थे, 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, ठीक। अब यह डेटा जो है कि 389 ही क्यों रखा गया, इस बात को हमको समझना चाहिए कि 389 ही क्यों रखा गया। देखिए क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय जो है, आइए नोट कर लीजिए इतना दोस्तों, इसको आइए बात कर लेते हैं हम ऊपर, ठीक है। देखिए आइए हम बात कर लेते हैं 389 क्यों सदस्य आए, क्योंकि उस समय हमारे जो जनसंख्या पे यह डिपेंड किया था। जनसंख्या उस समय लगभग 4 करोड़ थी, ठीक, भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 4 करोड़ थी। उसमें क्या होता कि हर 10 लाख पे एक मेंबर चुना गया था, तो 10 लाख पे एक मेंबर चुना गया था, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो लगभग 400 मेंबर चुने गए थे, ठीक। 400 का चुनाव, तो 389 सदस्य कुछ उसमें नहीं भी गए, तो इसलिए 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अब इसी 389 पे हमारा चुनाव होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं 389 सदस्यों पे चुनाव, 389 सदस्यों में अब संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। भाई चुनाव क्यों होगा, क्योंकि कोई एक सदस्य तो होगा नहीं कि एक सदस्य बोल देगा संविधान बन जाएगा, इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। तो 389 में भी देखिए कहाँ कहाँ से हमारे लोग थे, तो उसको पहले नोट कर लीजिए जाए। तो 292 जो हैं यह ब्रिटिश भारत से थे या ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक, ब्रिटिश प्रांत से थे, मतलब कि अंग्रेज हो गए, ये सब ब्रिटिश प्रांत से 292 हो गए। 93 हमारे देसी रियासत थे, देसी रियासत मतलब कि भारत के जो राजा महाराजा थे वह देसी रियासत 92 देसी रियासत। और 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट, चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य थे। देखिए टोटल को जोड़िएगा तो 389 आएगा, ठीक ना। तो मतलब 292 ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश अंग्रेज हो गए, 93 देसी रियासत से हो गए, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से हो गए। अब हम चीफ कमिश्नरी प्रांत का भी नाम हमको मालूम होना चाहिए कि कौन 4 थे। देखिए तो दोस्तों इसको याद करने का इतना आसान तरीका बताते हैं, ABCD सब लोग जानता है, तो पहले ABCD याद कर लीजिए। देखिए A हो गया, B, फिर C और D, ठीक, 4 लोग हो गए ABCD, 4 जगह से। A से हो जाएगा हमारा अजमेर, ठीक, A से अजमेर, अजमेर कहाँ है तो राजस्थान में है। B से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ है तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। C से कुर्ग जिला है कर्नाटक, ठीक, C से कर्नाटक हो जाएगा, और D से हमारा क्या हो जाएगा दिल्ली। देखिए दोस्तों इसको पूरा साथ साथ नोट करिए, क्योंकि कोई जानकारी इस तरह का लगभग नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख लीजिएगा। तो A से अजमेर हो जाएगा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग कर्नाटक और D से दिल्ली, इसलिए इसको नोट करते जाइए लाइन बाय लाइन, एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा दोस्तों। तो अब ये तो चीफ कमिश्नरी प्रांत हो गए। अब हमारा इलेक्शन की बात आती है कि कितने लोगों का चुनाव होता है, कौन कौन कहाँ से जीतता है, या कितना किसको मिलता है। तो देखिए 292 तो ब्रिटिश प्रांत से हो गए, 93 देसी रियासत से हो गए, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से। तो अब इसमें भी क्या होता है कि एकमात्र देश हैदराबाद एक देसी रियासत है जो कि वह भाग नहीं लिया था, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे बना के कि एकमात्र देसी रियासत हैदराबाद, एकमात्र देसी रियासत हैदराबाद भाग नहीं लिया था, वह नाराज चल रहा था। देसी रियासत, एकमात्र देसी रियासत हैदराबाद भाग नहीं लिया था इलेक्शन में, ठीक ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 204 जो देसी रियासत थी ये लोग भाग नहीं लिए, तो अब हम क्या होगा कि 296 लोग बचे
296 पे ही चुनाव होता है, ठीक ना। 296 लोगों का चुनाव होता है, क्योंकि ये 93 देसी रियासत थे जो ये भाग नहीं लिए इसमें, तो 292 और 4 मिलकर 296 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इस 296 में देखिए 208 सीट मिलती है, 296 का चुनाव होता है। यहाँ नोट कर लीजिएगा कि चुनाव कितने का होता है, तो 296 मेंबर का चुनाव होता है। 208 जो है कांग्रेस को मिलती है, ठीक। कांग्रेस जो है 208 मिलता है कांग्रेस को। इसको इस तरह से नोट करिए कि इसमें 296 में से कांग्रेस को कितनी मिलती है सीट, तो कांग्रेस को 208 मिलता है। फिर मुस्लिम लीग एक हमारा होता है, मुस्लिम लीग को कितना मिलता है, तो 73 मिलता है। और अन्य दल को अन्य पार्टियां जो थी उनको 15 मिला था, ठीक। देखिए सबको जोड़िएगा तो 296 ही होगा। मतलब 296 पे चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 सीट मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिला और 15 अन्य दल को मिला। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब आते हैं अगले डेट पे। देखिए अगला डेट क्या होता है कि 20 नवंबर 1946। 20 इस डेट को नोट कर लीजिएगा, 20 नवंबर 1946। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो वायसराय होते हैं, वो वायसराय जितने प्रतिनिधि चुने गए थे उन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं। किस लिए आमंत्रित करते हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक होने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए कि वायसराय द्वारा वायसराय ने आमंत्रित मतलब कि निर्वाचित लोगों को आमंत्रित किया है, निर्वाचित लोगों को आमंत्रित किया, ठीक। किस लिए किए, आमंत्रित किए कि संविधान की पहली बैठक के लिए निर्वाचित किए। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक के लिए, ठीक। संविधान सभा की पहली बैठक के लिए क्या किया गया, उन लोगों को आमंत्रित किया गया जो लोग यहाँ चुनाव लड़े थे, जितना सीट सबको मिली सभी को आमंत्रित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि आमंत्रित किया गया तो इसका डेट क्या रखा गया था, इसको भी नोट कर लीजिए। डेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। देखिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि क्योंकि ये पहला बार हुई पहली बैठक, और पहला प्यार भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसी दिन और इन लोगों को आमंत्रित किया गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं इसी तरह के इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में फिर आपको मिलेगा। ये आज हमारा पहला लेक्चर था दोस्तों, पूरा शुरुआत से लेके हम स्टार्ट किए संविधान का प्रस्तावना जो है इंट्रोडक्शन पूरा उसके बारे में हम आज से स्टार्ट किए। आज से यह क्लास रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे कि कहीं ना कहीं बंदा कुछ जरूर सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छी चीजें लग रहा है, कुछ 1% भी अगर सीखने को लगे ना तो दोस्तों जरूर लाइक जरूर करिएगा। देखिए पूरे क्लास के दौरान हम लाइक शेयर एक बार भी नहीं बोलते दोस्तों। क्लास अच्छी लगेगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। एक लाइक करने से आपका ना हमारा हौसला बुलंद होता है दोस्तों, कि नहीं लग रहा है बंदे को देख रहे हैं, हमारी बातें लोगों को समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ हम सिखा रहे हैं, हमारे माध्यम से किसी न किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना न भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।